सभी का स्वागत है। तो हम लोग पहले कुछ पुराने क्वेश्चंस का रिविजन्स कर लेंगे। तो चलिए करते हैं रिवीजन। 8 अगस्त का ये अपना पेपर है, सीपीसीटी का एग्ज़ाम है। सीपीसीटी में ना जो क्वेश्चन है ना बहुत एडवांस और अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल तक अगर कंप्यूटर आता है तो आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 2 से 3 बार पेपर दे चुके हैं लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाइड करने के लिए थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा, चीज़ों को एडवांस लेवल तक जाना पड़ेगा। अगर आप एडवांस लेवल नहीं जाओगे तो थोड़ा सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मुश्किल होगा। इसलिए मैं इस वीडियो में आप सभी को डिटेल में बताता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसा भी आए आपसे बन जाए। तो करते हैं रिवीजन। ओके, क्वेश्चन है कि मैंने बताया था कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कि स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को करना, यानी कोडिंग करना, और कोडिंग करने के बाद उस कोडिंग से कोई ना कोई काम किया जाता है, उसको मैं कहता था प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका हिंदी में है चरण दर चरण, ठीक है, निर्देश होते हैं जिसको कंप्यूटर को कार्य पूरा करने के लिए कहता है। ये बताया था रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है हमारा सेल, मैंने डिटेल में कल दिखाया भी था। लैपटॉप क्या होता है, एक छोटा सा ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम कहीं पर भी ले जाकर कंप्यूटर का सारा काम उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा हल्का वेट होता है, इसमें ब्रीफकेस जैसा होता है, ठीक है। ये उसका हिंदी में क्वेश्चन है। आप चाहो तो जैसे हिंदी मीडियम से हो तो आप वीडियो को पुश करके देख भी सकते हो क्वेश्चन। मैंने ये बताया था कि जो आपका ट्रैक होता है, ज़ीरो ट्रैक कहाँ होता है और ट्रैक किस प्रकार से बढ़ते जाते हैं, ये भी कल वाली वीडियो में बता दिया था मैंने। पेन की तरह दिखने वाला पेन की तरह दिखने वाला एक जो डिवाइस होता है, जैसे हमारा माउस कीबोर्ड वगैरह, वैसे एक डिवाइस होता है जिसमें हम पीडीएफ वगैरह में यूज़ करते हैं, वो होता है स्टाइलस। कल मैंने डिटेल में बताया था स्टाइलस होता कैसा है, ठीक है। ये बताया था कोई भी अगर हार्डवेयर कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, जैसे नया कोई हार्डवेयर है जिसके बारे में कंप्यूटर को मालूम नहीं है, तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसके कहते थे ड्राइवर। बीपीएस, इसके दोनों आंसर सही थे, बिट पर सेकेंड, बाइट्स पर सेकेंड। इसके बाद ये हिंदी में था, 2007 जो था उसमें जो फाइल बनाई जाती है या सेव की जाती थी उसका फॉर्मेट क्या होता था, उसका फॉर्मेट होता था ACCDB, और 2000 आपका जो 3 है उसमें होता था MDB, ठीक है। बाकी मैंने कल के क्वेश्चन में सब कुछ डिटेल में बताया था। मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर होता था, वो था रीड ओनली मेमोरी। और RAID क्या था, ये सिस्टम क्या था, तो इसका फुल फॉर्म इसमें पूछा है, हमने तो पूरा सिस्टम ही इसका डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज से हमें पढ़ना है 11वें क्वेश्चन से, यानी 11th नंबर का क्वेश्चन आज हमें सॉल्व करना है। तो रेडी हो जाइए, हम डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। बार कोड रीडर, देखो आपने देखा होगा कॉपी या बुक्स वगैरह में कुछ इस प्रकार की पीछे लाइंस होती हैं बैक कवर में, और यहाँ कुछ नंबर इस तरह से दिए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा होगा पीछे रुपीज़ लिखे रहते हैं और इस तरह से एक कोड लिखा रहता है, उसको कहते थे हम लोग बार कोड, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, बार कोड। अब बार कोड को पढ़ने वाला कहलाता है बार कोड रीडर। तो ठीक है, एक मशीन होती थी बैंक वगैरह में, आपने देखी हो, पहले यूज़ की जाती थी, इस तरह से उसमें से ऐसी लाइट्स निकलती थी, और जैसे कोई प्रोडक्ट वगैरह है उस पर बार कोड लगा हुआ है। वैसे बार कोड के बारे में सभी जानते हैं क्योंकि आज के टाइम में बार कोड मतलब काफ़ी फेमस है। अब तो QR कोड आ गया है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। जिसमें हम लोग इस तरह से कुछ ड्रॉ वगैरह रहता है, तो वो आ गया QR कोड। तो इसमें यही पूछा है बार कोड रीडर क्या है। तो बार कोड रीडर हमारा एक डिवाइस है, ठीक है, जिससे क्या होता है, लाइट्स निकलती है। और बार कोड रीडर एक इनपुट कह सकते हो, इनपुट डिवाइस भी है, ठीक है। अगर इनपुट कभी आता है आपसे पूछने को तो आप बता सकते हो। ये हिंदी में बार कोड रीडर द्वारा उत्सर्जित होता है लाइट या रोशनी, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर प्रिंटिंग, देखो कलर प्रिंटिंग टेक्निक्स, देखो लेज़र प्रिंटर जनरली जो यूज़ होते हैं हमारे यहाँ, आपने देखा होगा कॉलेज स्कूल वगैरह में लेज़र प्रिंटर जो होता है वो आपका ब्लैक एंड वाइट होता है अक्सर, ठीक है। लेकिन जो आप लेटेस्ट में कह सकते हो जो नई चीज़ें हैं तो वो दो टाइप की कह सकते हैं। एक आप मान सकते हो ब्लैक एंड वाइट यानी ब्लैक इंक का यूज़ करता है, एक CMYK। इसमें क्या होता है कि देखिए, एक तो ये जो लेज़र प्रिंटर होता है ये बहुत कॉस्टली आता है, आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर भी खरीदोगे तो ये भी करीब 20,000 से ऊपर ही आता है, ठीक है। और आप इसके बाद अगर ये CMYK यानी कलर प्रिंटर खरीदोगे, इसमें क्या होता है कि ड्राई इंक होती है, सूखी इंक, वो क्या होती है किसी पेज या कपड़ों वगैरह पे पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद उस इंक को इतना ज़्यादा गर्म किया जाता है, इतना ज़्यादा गर्म किया जाता है कि वो इस पर बिल्कुल मेल्ट हो गया, यानी पिघल कर इसमें जो शेप दिया गया था वो फिक्स हो जाए। क्योंकि अगर सिर्फ आप उसमें ड्राई इंक का यूज़ करते हो तो वो काफ़ी मतलब बहुत जल्दी निकल जाती है, इसलिए उसको इतना मेल्ट किया जाता है यानी गर्म किया जाता है जिससे वो कपड़े पर, पेजों पर इसमें बिल्कुल चिपक जाए। वैसे जनरली हमारे यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं इंकजेट प्रिंटर का।
क्योंकि यूज़ करते हैं हम लोग इंकजेट प्रिंटर, क्योंकि इसमें ये क्या होता है, कॉस्टली नहीं होता ज़्यादा इंकजेट प्रिंटर, लेकिन बस ये रहता है कि भाई जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं। लेकिन आपका इंकजेट इस तरह से उसमें वो होती हैं, बॉक्स टाइप के बने रहते हैं, उसमें हम लोग किसी में रेड, किसी में मैजेंटा, किसी में कुछ इस तरह से हम लोग कलर को फिल कर देते हैं और प्रिंटर उसका यूज़ करता है, तो वो कहलाते हैं इंकजेट प्रिंटर। उसमें जो इंक होती है वो लिक्विड के फॉर्म में होती है, और इसमें लेज़र प्रिंटर में ड्राई इंक होती है। ठीक है, याद रखना है, ये आपकी लिक्विड फॉर्म में होगी इंकजेट प्रिंटर में, और इसमें होती है लेज़र में ड्राई। ठीक है, अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हिंदी में है, ठीक है, लेज़र प्रिंटर कितने कलर। अब इसमें है कि डेटाबेस, मैंने कल बताया था डिटेल में डेटाबेस होता क्या है, ठीक है, वैसे ही बताया कि इसमें क्या करना है कि हमें डेटाबेस हमारे पास है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। ठीक है, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम डेटा माइनिंग। ठीक है, डेटा एनालिसिस कहलाता है, एनालिस्ट यानी कि डेटा एनालिस्ट यानी कि डेटा को पढ़ना देखना। डेटा वेयर हाउसिंग कहलाता है, डेटा को कलेक्ट करना, यानी बहुत सारे डेटा को हम स्टोर करते हैं कहीं पर। मोबाइल डेटा तो मोबाइल डेटा ही है, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो डेटा माइनिंग कहलाता है डेटा बेस से सर्च करना या कोई भी डिस्कवरी ऑफ हेडेड फाइल्स इन्फॉर्मेशन, यानी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो हेडेड है, जो दिखाई नहीं दे रही है, उस इन्फॉर्मेशन को पता लगाने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका, ठीक है, डेटा माइनिंग के लिए हिंदी में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत लोग कहते हैं सर ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है, इसमें करना क्या है। तो इसके लिए ना आपको कोड्स वगैरह याद करने पड़ेंगे। क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। देखिए इसको मैं कैसे बनाता हूँ। इज मीन्स है एरर, ERROR, ये कोड है एक, ठीक है। इसमें एरर है क्या, उसने नाम किसका लिखा है, C2, यानी C2। कल मैंने बताया था कि इस तरह से एक्सेल जो शीट होती है, ठीक है, उसमें आपकी 1 2 ये आपकी रो होती थी इस तरह से, और कॉलम के लिए A B C लिखा रहता था। अब उसने कहा C2, यानी कि यह C और ये सेकंड रो, यानी कि C2, यहाँ की बात की गई है। यहाँ पे अगर मान के चलिए हमने लिखा है 1 2 3, ठीक है, यहाँ हमने लिखा है 1 2 3, तो वही पूछ रहा है कि इस सेल में एरर है क्या। तो क्या आपको लगता है ये एरर है, नहीं है ना, तो यस, इसका आंसर क्या है, फॉल्स, यानी कि एरर नहीं है। तो ये क्वेश्चन था, तो इसको बस समझना था। ये क्वेश्चन देखने में टफ लगता है लेकिन है करने में बहुत ही आसान। तो हमने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको ट्राई किया है कि आपको समझा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। ये हिंदी में वही क्वेश्चन है। अब देखिए, अब कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर इसमें MS Excel तो लिखा ही नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये लिखा है ओपन ऑफिस, जैसे हमारा था MS ऑफिस, वैसे ही होता है ओपन ऑफिस। इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, बहुत सारे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही सब मिलते हैं, लेकिन जैसे हम लोग इसमें होता है MS Excel, वैसे ही ओपन ऑफिस जो पैकेज है सॉफ्टवेयर का, उसमें होता है ओपन ऑफिस कैल्स। ये होता है एक्सेल की जगह पे, यानी कि नाम में बस थोड़ा सा चेंज रहता है, बाकी काम लगभग 99% सेम ही रहता है। ठीक है, एक्सेल की तरह काम करता है। ये हमारा ओपन सोर्स है, ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट से लेते हैं, ये हमारा ओपन सोर्स कहलाता है। ठीक है, इसको भी इसको बैंक वगैरह वगैरह में यूज़ करते हैं लोग बात। इसकी फाइल एक्सटेंशन भी अलग अलग होती हैं, इसके लिए मैं डिटेल में और बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अभी के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट है विंडो मीडिया प्लेयर। देखिए जैसे कोई विंडो है, हम लोग विंडो 8 चलाते हैं, विंडो XP चलाते हैं। देखिए चलिए मैं बताता हूँ। विंडोज़ हमने चला लिया, विंडो 10 चलाया, ठीक है, विंडो हमने 11 भी अब तो आ गया, आपको मार्केट में मालूम होगा। विंडो XP भी चलाया, विंडो 7 चलाया, ठीक है, विंडो विस्टा भी चलाया। तो ये सिंपल से पूछा है कि भाई विंडो में हम ऐसा कौन सा कमांड रन करेंगे जिससे आपका विंडो मीडिया प्लेयर, देखो मीडिया मतलब होता है आपका मीडिया प्लेयर। जब भी आप नाम सुनो ना तो समझ लेना कोई वीडियो चलाना है या फिर कोई ऑडियो या गाना वगैरह सुनने के लिए हम लोग इस प्लेयर का यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ में जो मीडिया प्लेयर होता है उसको ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट कमांड होता है, ये WM विंडो मीडिया प्लेयर। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब आप लोग कंप्यूटर ऑन करते हो तो जब आप विंडो की और +R दबाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, एक बॉक्स डिस्प्ले होता है, उसमें आपका लिखा रहता है, इस तरह से बॉक्स बना रहता है, उसमें जब आप लिखोगे ना विंडो R, चलिए मैं देखता हूँ आपको, अगर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक सेकेंड, ये मैंने प्रेस किया है विंडो R, जिससे ये रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे जब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, WM प्लेयर, तो क्या हो जाएगा कि जो विंडो मीडिया प्लेयर होगा मेरे कंप्यूटर का वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए पूछने वाला क्वेश्चन
तो क्वेश्चन को पता है बहुत घुमाकर और थोड़ा सा डिटेल में पूछ रहे हैं। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आपसे पेपर में नहीं बनने वाला, तो इसलिए ध्यान से एक एक चीज़ को समझिए। ओके, ये हिंदी मीडियम्स वालों के लिए भी क्वेश्चन है यहीं पर, देखिए विंडो 8 विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ठीक है, खोलने के लिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भाई एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्सपीरियंस से क्या बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने चार्ल्स बेबिस का नाम तो सुना होगा, मुझे मालूम है कि लगभग ज़्यादातर लोगों ने चार्ल्स बेबिस का नाम सुना हुआ है, ठीक है। तो चार्ल्स बेबिस क्या थे, इन्होंने एक मैकेनिकल इंजन बनाया था, ठीक है, और इन्होंने मैकेनिकल प्रिंटर भी बनाया था, ठीक है। और मैकेनिकल प्रिंटर का शायद आपको बहुत ही रेयर केस में, मैं कहता हूँ 1% बुक में लिखा होगा कि चार्ल्स बेबिस ने मैकेनिकल प्रिंटर बनाया था, ठीक है। तो इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने डिजिटल कंप्यूटर जो आज के टाइम हम लोग यूज़ करते हैं उसका कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। इन्होंने बनाया नहीं था डिजिटल कंप्यूटर, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इन्होंने लेकिन बनाई काफ़ी सारी मशीन्स थी। अब देखिए चार्ल्स बेबिस ने क्या किया था, मैकेनिकल जो प्रिंटर बनाया था वो 1800 में बनाया था, ठीक है। डिफरेंस इंजन जो डेवलप किया था वो 1822 में, यानी कि प्रिंटर बनाया था इन्होंने, चार्ल्स बेबिस ने। और जो ये कीबोर्ड बनाया था उस टाइम, तो ये बनाया था क्रिस्टोफर्स ने, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने हैं, प्रिंटर चार्ल्स बेबिस ने और क्रिस्टोफर ने बनाया था कीबोर्ड, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ दे दी है, जिससे आप लोग थोड़ा सा उसको स्क्रीन को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेके आप उसको पढ़ सकें डिटेल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, ये भी बताया था मैंने कल, चार्ल्स जो बेबीज़ थे वो कहाँ के थे, लंदन के थे, ठीक है। और एक बार मैंने ये भी बताया था वीडियो में कि चार्ल्स बेबीज़ को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और एडा लवलेस को कहा जाता है मदर ऑफ कंप्यूटर। दोनों ही आपके क्या थे, लंदन के थे, और दोनों ही लोगों ने मतलब काम किया था कंप्यूटर के ऊपर एक समय में, ठीक है। और अब IBM का सुन लीजिए, पेपर में आता है, बहुत बार पूछा भी गया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। 171 कंपनियाँ कंट्रीज़ में इनकी ब्रांच वगैरह हैं, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन कह सकते हो GK करंट या सभी में पूछा जाता है, अरविंद कृष्णा जो थे ना, इसके अभी CEO हैं प्रेजेंट में, 2020 से बने थे, ठीक है। 2020 से IBM कंपनी के CEO हैं, ठीक है, अरविंद कृष्णा को याद रखना। इसके बाद ये आपका सेंट्रॉनिक, ठीक है, कैनन, ये आपकी कंपनियां हैं जो आपका प्रिंटर वगैरह बनाती हैं, ठीक है। इसलिए मैंने लिख भी दिया है मैन्युफैक्चर प्रिंटर, और ये कंपनी कब बनी थी और किसने बनाई थी, तो ये मैंने इसमें लिख दिया है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अमेरिका में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस पे। अब इसमें लिखा हुआ है कि फंडामेंटल यूज़ ऑफ कंप्रेशन। जैसे मान लीजिए आपने कम मोबाइल में एक फ़ोटो खींची, वो काफ़ी बड़ी है, जैसे 5 MB की फ़ोटो होगी, ठीक है। उस 5 MB की फ़ोटो को हम लोग क्या करेंगे, 1 MB में बना लेंगे। वैसे ही फ़ोटो दिखेगी, सेम होगा, बस हल्का सा बिल्कुल ज़रा सा उसमें अंतर आएगा। तो हमने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, क्या किया हमने, कंप्रेस कर दिया। अब वही पूछा है उसने, देखिए घुमा के क्वेश्चन किया थोड़ा सा, कि फंडामेंटल यूज़ ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन का वैसे इसका यूज़ क्या है, मतलब उपयोग क्या है इसका, क्या यूज़ करते हैं। तो इसमें है कि सेव बैंडविड्थ एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट, यानी कि हम जब देखते हैं कि हमारी स्टोरेज या जो जगह है, मेमोरी वगैरह है, वो काफ़ी कम है, तो इसलिए, और हमें डेटा वगैरह सब कुछ चाहिए है, तो इसके लिए हम लोग कंप्रेशन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में है क्वेश्चन, NTP क्या है, ठीक है, NTP, अब इसको बता देता हूँ। NTP आपका क्या है, एक नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है। नेटवर्क यानी कि आप समझते हो नेटवर्क, मैंने कल बताया था कि नेटवर्क, कल तो नहीं बताया मैंने, ऑफलाइन क्लास में बताया था। नेटवर्क होता है जैसे हम लोग कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं डेटा या इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो इनमें एक जाल सा बन जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका नेटवर्क। अब नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल यानी कि आपको जो समय लगने वाला है इस कंप्यूटर से यहाँ और इस कंप्यूटर से यहाँ बात करने में, ठीक है, उसमें जो डेटा वगैरह ट्रांसमिट होने वाला है, वो उसको मेज़र करने के लिए, कंप्यूटर क्लॉक के अकॉर्डिंग मेज़र करने के लिए नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। ये प्रोटोकॉल को 1981 में डिस्कवर किया गया था, डेविड मिल्स ने डिस्कवर किया था। और ये इसका यूज़ होता है एप्लीकेशन लेयर, आपने शायद TCP/IP प्रोटोकॉल पढ़ा होगा, मतलब TCP/IP प्रोटोकॉल, और विंडशेप का नाम सुना होगा, ठीक है। तो TCP/IP प्रोटोकॉल आपकी क्या थी, आपकी एक प्रोटोकॉल थी जिसमें क्या होती थी, 7 लेयर होती थी या 5 लेयर, ठीक है, उनको मिक्स ही बना दिया था, 7 या 5 लेयर्स होती थी। जैसे OSI मॉडल हो गया, उसमें 7 लेयर होती थी, और TCP/IP में 5 लेयर होती थी, लेकिन इनको सिर्फ मर्ज किया गया था, यानी कि 7 को 5 में कन्वर्ट किया गया था, वैसे कोई अलग से और कुछ नहीं हुआ था उसमें। तो मैं बता देता हूँ, जो सबसे टॉप की लेयर थी आपकी, ठीक है, आपकी जैसे प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर्स जो थी, तो इसका यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। मैं इसको देखिए, आपको पेपर में
पेपर के लिए टीसीपीआई प्रोटोकॉल को पूरा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको पेपर में अच्छे मार्क्स गेट करने हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी पटवारी का एग्ज़ाम हो, एएसआई वगैरह जो भी एग्ज़ाम है, अगर आपको इससे क्या होता है, टीसीपीआई प्रोटोकॉल इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, टीसीपीआई प्रोटोकॉल के बारे में जो थ्योरी दी थी वो दी थी विंडशैप ने। विंडशैप ने इनको फादर ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं, फादर ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आगे भी डिटेल बताऊंगा, आगे क्वेश्चन जैसे ही आएंगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन में ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका ये उन्होंने, ठीक है, ये डिटेल है, हिंदी में है। कोलेट ऑप्शन इन प्रिंटर। कोलेट ऑप्शन मतलब प्रिंटर में होता है ना, जो जैसे हम लोगों ने कुछ डेटा वगैरह लिखा, ठीक है, डेटा वगैरह लिखा तो हमें प्रिंट करना है। प्रिंट करना है तो हमें इसकी 5 कॉपियाँ निकालनी है, 6 कॉपियाँ निकालनी। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 पेज हैं, 3 पेज आपने प्रिंट किए, अब आपको 3 लोगों को देने हैं, तो 1 2 3, तो ये तीनों पेज की हमें एक और कॉपी निकालनी पड़ेगी और एक और कॉपी निकालनी पड़ेगी। यानी कि सिंपल सी बात है, कोलेट का यूज़ आप कोलेट में डाल दोगे, हमें कितनी कॉपियाँ निकालनी है किस चीज़ की, तो उससे क्या होता था कि भाई योर प्रिंटर कैन शॉर्ट मल्टीपल कॉपीज जॉब, यानी कि आपका प्रिंटर उसको ले लेता था तो उतनी सारी कॉपियाँ आपको निकाल देगा। आपने कहा कि हमें एक पेज की 5 कॉपियाँ चाहिए, तो बस आप कोलेट में डाल देना 5, तो 5 प्रिंट कर देगा, बस। और कुछ नहीं था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो कोलेट थोड़ा सा नाम हम लोग को अजीब लगता है ना सुनने में कि ये कोलेट क्या चीज़ आ गया, तो ये बस था और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यानी कंप्यूटर को मेनली चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे उदाहरण ले लीजिए, विंडो एक्सपी हो गया, ठीक है, 7 हो गया, ठीक है, विंडो 10 हो गया, ये आपके उदाहरण है, ठीक है। यूनिक्स हो गया है, लिनक्स हो गया, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हो गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो एग्जाम्पल बताया किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, या तो इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हो या ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हो, ठीक है। ओएस जनरली कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा आज। अब ये है, ठीक है, अगर वो कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं करता तो क्या करेंगे, पहले तो हम उसको अनइंस्टॉल करेंगे और फिर उसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो वो हमारा कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है जो प्रॉब्लम का करता हुआ तो वो सही तरीके से काम करने लगेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, वायरस वगैरह की वजह से कंप्यूटर सिस्टम जो है स्लो काम करने लगता है, ठीक है। अब है कि जो विंडो विंडो होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो है, विंडो एक्सपी, विंडो 10 वगैरह, तो इसमें एक बैकअप फाइल बनाई जाती है। यानी कि आपको अपने नए नए फीचर्स मिलने लगे हैं तो बैकअप वगैरह अगर आपको बनाना है कि जिससे आपका कभी भी आपको कंप्यूटर में कोई दिक्कत आती तो आप उससे अपना जो डेटा है वो वापस आप प्राप्त कर पाएँ, तो उसके लिए जो बैकअप फाइल बनाई जाती है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। अब फाइल एक्सटेंशन आप लोग मत पूछना कि फाइल एक्सटेंशन होता क्या है, कल मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था। जैसे आपने कोई नेम लिखा, डॉट आपने लिखा MP3, तो MP3 एक फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। जैसे EXE होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम होता है, .exe लिखा है तो ये भी एक्सटेंशन है, ठीक है। .mp4 लिखा है यानी कि वीडियो प्लेयर है, वीडियो गाना कौन सा है उसका नाम यहाँ लिखा होगा, तो ये मैंने कल आपको बता दिया एक्सटेंशन। वैसे ही आपसे पूछा गया है कि बैकअप फाइल बनाने वाला एक्सटेंशन क्या होगा, तो वो होगा आपका WVCAT, विंडो बैकअप कैटालॉग फाइल, सॉरी फॉर्मेट फाइल, ठीक है। तो ये आप याद रखना क्योंकि अगले पेपर में आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आपको हर पेपर के लिए सही तरीके से प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलिए हिंदी में था, ये इंग्लिश में, ठीक है। इसमें लिखा है कि आपके कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर को जैसे आपका कंप्यूटर है तो आपको मालूम होगा आपके कंप्यूटर का पासवर्ड क्या होगा और यूज़र नेम क्या होगा, ये सब आपको मालूम होगा क्योंकि आप उस कंप्यूटर के ऑनर हो या आप कंप्यूटर यूज़ करते हो। लेकिन अब इसमें यही पूछा गया, तो कंप्यूटर सर्विस को जो यूज़ करता है उसको उसको एक्सेस करने के लिए वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा ऑथोराइज। ऑथोराइज से अगर समझना हो तो हिंदी में और अच्छे से समझ सकते हैं आप लोग। ऑथराइज देखो, इनवैलिड, भाई ये गलत है, इन टू घुसपैठ या जो गलत तरीके से अंदर जाता है, अगेंस्ट लॉ यानी कि गैर कानूनी टाइप तरीके से, तो ये ऑथराइज यानी कि सही तरीके से जो कंप्यूटर का मालिक है या कंप्यूटर यूज़ करता है ऑथराइज कहेंगे उसको। और हिंदी में तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा उसमें, और हिंदी में समझ लीजिए, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तब तक मैं इसको मिले कर देता हूँ। चलिए देखिए ना, अधिकृत, अवैध, अतिक्रमणी, ठीक है। ये अब मैं सिंपल सा बता देता हूँ, ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। ये क्या होता है, हैकर्स जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर को मैं हैक करना चाहता हूँ तो मैं एक ब्रूट फोर्स नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा। आपने क्या किया कि मान लीजिए अपने कंप्यूटर में वाईफाई आपका है, जो आपने वाईफाई लगवाया है, आपके पास अच्छा इंटरनेट आता है, लेकिन आप चाहते हैं आप किसी से शेयर ना करें, उसमें आपने पासवर्ड वगैरह इसमें रख दिया है, ठीक है, पासवर्ड है। तो ये ब्रूट फोर्स एक सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या करता है कि जितने पासवर्ड हो सकते हैं,
मतलब आपके जैसे मान लीजिए उससे वो आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है आप सामने वाले के बारे में बता दीजिए। जैसे आपके पड़ोसी के बारे में आपका नाम पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है, या जैसी चीज़ें पता है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट करके उस बेस पे ये आपका जो पासवर्ड है उसको क्रैक कर देगा। क्यों क्रैक कर देगा? ये क्या करता है, ब्रूट फोर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत सारे पासवर्ड ट्राई करता है। मान लीजिए आपने पासवर्ड रखा है ABD C रखा है, ठीक है, तो ये ABCD है ना, BCDC, तो BBCD, तो इस तरह से बहुत सारे पासवर्ड ऑटोमेटिक ट्राई कर लेगा, और जो भी फिट आएगा वो उसमें बता देगा यूज़र को, या हमें बता देगा कि भाई इसका पासवर्ड ये है, जिससे हम आपका पासवर्ड को खोल सकें या आपके कंप्यूटर की जो आपका डेटा है वो चुरा सकें, वाईफाई यूज़ कर सकें। तो इस तरह से ब्रूट फोर्स एक सॉफ्टवेयर होता है जो जनरली हैकर्स यूज़ करते हैं। वैसे तो ये इलीगल, इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स याद रखना, ओके, क्योंकि ये लोग ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन देते हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हिंदी में क्वेश्चन है इसका। अब कहलाता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर का मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। इसमें प्रिंटिंग का तरीका क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब टाइपराइटर रखा रहता है, ठीक है, टाइपराइटर में यहाँ बटन लगे रहते हैं, तो लोग खट 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 टाइप करते रहते हैं। यहाँ पे एक रिबन रहता है जो ऐसे ऐसे पेज पे फट 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 फट, मतलब जैसे ये पेज है हमारा, ठीक है, इस पेज पे क्या करता है, लेटर को टाइप करता है। जैसे टाइपराइटर में ये बटन प्रेस किया जाएगा, यहाँ से एक रिबन होगा, वो इसमें टकरा जाएगा कि A दबाया, B दबाया, C दबाया, इस तरह से पेज में टाइपिंग वगैरह हो जाती है जो टाइपराइटर होता है, ठीक है। तो बस वही पूछा है कि उसमें क्या होता है, कि उसमें होता है एडिटिव रिबन्स एडवांसमेंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन था। इसके बाद क्योंकि उसमें रिबन टेक्निक यूज़ होती है ना, इसलिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है FDDI क्या है, ठीक है। ये आपका सिंपल सा है कि FDDI का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। फुल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में फुल फॉर्म आता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ FDDI का टेक्निक का यूज़ क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। आपने शायद पढ़ा होगा कि रिंग टोपोलॉजी पढ़ा होगा। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। रिंग में क्या होता है, आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या होता है, डेटा जो है, जैसे मान लीजिए आपने कोई फाइल भेजी, तो इसमें आपने एक फ़ाइल भेजी और आपने फ़ाइल किसको भेज दी, आपने मान लीजिए कि फ़ाइल भेजी आपने इसको, यहाँ से यहाँ भेजी फ़ाइल, या फिर आपको भेजनी थी यहाँ पर, और आपने इसको पहले भेजी फ़ाइल, फिर ये इसको भेजेगा फ़ाइल कंप्यूटर, फिर ये इसको भेजेगा। तो इस तरह से एक रिंग सिस्टम चलता है। तो FDD यानी कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस जो एक टेक्निक है जो कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क में हम लोग यूज़ करते हैं। तो उस ये पूछ रहा है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये है भाई रिंग का एग्जाम्पल है। टोकन रिंग जो होता है ना उसका रिंग टोपोलॉजी। वैसे आपको टोपोलॉजी पता होना चाहिए, मैश टोपोलॉजी होती है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे सभी से कनेक्ट कर देते हैं। मैश हो गया, रिंग हो गया, रिंग मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और आपका स्टार टोपोलॉजी होता है जिसमें एक सेंटर हब, एक सिस्टम डिवाइस लगाया जाता है, उससे सभी कनेक्ट किया जाता है। और एक होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक ऐसे आपका केबल जाता है, उससे आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, इस तरह से जैसे बस में होता है ना स्ट्रक्चर, वैसे ही टाइप का। तो ये अलग अलग टाइप के कंप्यूटर को कनेक्ट करना और उसको एक नेटवर्क बनाना, उसके लिए यूज़ करने वाले टेक्निक्स हैं। ये सारे आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये देखिए लिखा है FDDI टेक्नोलॉजी का यूज़ उदाहरण है किस टोपोलॉजी का, तो रिंग टोपोलॉजी। देखिए बस लिखा है, स्टार लिखा है, मैश। चलिए ठीक है, अभी डिटेल नहीं बताऊंगा, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है जिनको मालूम होगा, और अदरवाइज़ मैं अदर वीडियोज़ में भी इनके बारे में डिटेल वाइज टॉपिक बता दूंगा, ठीक है। ये है हॉफमन कोडिंग। क्या होता है हॉफमन कोडिंग, आप जानते हो? हॉफमन कोडिंग एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है जिससे डेटा को कंप्रेस किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था एग्जांपल देके कि मान लीजिए आपको 5 MB की फाइल है, उसको 1 MB में बनाना है, तो डेटा को कंप्रेस किया जाएगा। तो कंप्रेस करने की जो तरीका है उनमें से एक तरीका है हॉफमन कोडिंग। हॉफमन कोडिंग एक तरीका है जिससे क्या होता है, कंप्रेशन किया जाता है, JPG फाइल का हो गया या MPEG फाइल का हो गया, तो इनमें जनरली यूज़ की जाती है। और उसमें हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल लेंथ कोड का। वेरिएबल मतलब होता है कि फ़ाइल अलग अलग होगी, ये कोई 5 की है, कोई 6 की है, तो आपको बनाना 6 MB की फ़ाइल को एक बनाना है, ठीक है। तो वेरिएबल्स होंगी यानी कि डिफरेंट होंगी, वैल्यू जो होंगी अलग अलग होंगी। तो इससे आपको याद रहेगा वेरिएबल लेंथ कोड का यूज़ हॉफमैन कोडिंग में किया जाता है। हॉफमैन कोडिंग हमारा फाइल को कंप्रेशन करने के लिए यूज़ की जाती है, यह एक स्कीम है, ठीक है ना। तो इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस अगर आते हैं इसे घुमाकर तो आपसे बन जाएंगे। तो हॉफमैन कोडिंग या क्या है, आपकी कंप्रेशन टेक्निक है। इसके बाद नेक्स्ट है,
चलिए, ये जैसे आप लोग प्रिंटर वगैरह आप लोग अगर यूज़ करते होंगे तो प्रिंटर में वो कहता है कि भाई इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एरर नहीं आता है। जब पेपर बीच में फंस जाता है तो पेपर जैम का एरर कंप्यूटर में आ जाता है, सही बात है। जब टोनर यानी कि कॉटेज वगैरह जिसमें कलर फिल होते हैं, कॉटेज एम्प्टी यानी कि जब आपके कलर खाली हो चुके हैं, आपके जो प्रिंटर है, प्रिंटर में जो कलर भरे जाते हैं वो खाली हैं, तो आपको मैसेज कर देगा, कंप्यूटर में आ जाएगा मैसेज कि भाई प्रिंटर कहता है कि उसके पास जो कॉटेज है, जो कलर है वो खाली हो चुकी हैं। अब क्या प्रिंट करेंगे हम? केबल आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली और यू डू नॉट हैव एक्सेस टू यूज़ द प्रिंटर। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपका जैसे आपने उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया प्रिंटर को, लेकिन क्या होता है कि जैसे कई बार तार हल्का सा हिल जाता है ना, तो वो आपको एरर वगैरह जनरेट कर देता है कई बार प्रिंटर कि भाई केबल को प्रॉपरली चेक कर लीजिए। लेकिन यू डू नॉट हैव एक्सेस टू यूज़ प्रिंटर, ये कभी नहीं देता कि भाई आप प्रिंटर को यूज़ नहीं कर सकते, ये मैसेज आपको नहीं मिलेगा। तो बस उसमें यही क्या होता है, बाकी ये सब हो सकते हैं। वैसे इसको पता है, क्वेश्चन को समझना था और आंसर बन जाना था। अब एम्पलीफाई मीन्स होता है, देखो एम्पलीफायर का जब भी यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर मीन्स होता है बढ़ाना, कोई चीज़ को बड़ा करना या मजबूत बनाना, ठीक है। तो एम्पलीफायर का मतलब होता है प्रोवाइड स्ट्रेंथ। सिंपल सा है, इसका मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। प्रोवाइड स्ट्रेंथ यानी कि ताकत प्रोवाइड करना, क्या एम्पलीफाई कर देना। चलो, मुझे मन हो जाता है बताने का, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जा रहा है करंट, ये जा रहा है करंट, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने एम्पलीफायर लगा दिया, ठीक है। तो एक करंट का ऐसा जाएगा करंट, ठीक है। मतलब उसको उसकी पावर को बूस्ट कर दिया, उसने एनर्जी दे दी कि जैसे हम लोग जाते हैं ना थके हारे और हमें मिल जाए एक गिलास गन्ने का जूस, और बस फिर देखो हम लोगों को, तो बस वही था, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हिंदी में क्वेश्चन, आप लोग चाहें ना तो इसको हिंदी में पुश कर लिया कीजिए। वैसे मैं तो ये सलाह दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जो हिंदी है, कंप्यूटर के वर्ड इंग्लिश में हिंदी जैसे ही लिखे जाते हैं। तो हो सके तो आप इंग्लिश में कंप्यूटर को सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि उसमें जो शब्द हैं वो आसानी से पहचान में आ जाते हैं हमारे। इसके बाद नेक्स्ट है, मुझे मालूम है वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं चलिए देखते हैं। यूनिक्स जो है ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये मालूम हो गया था आपको। तो इसमें क्या होता है कि भाई एक्सेस करना है कोई डायरेक्टरी या मतलब फोल्डर वगैरह को अगर हमें यूज़ करना है, तो हम जनरली यूज़ करते हैं बिन कमांड से, ठीक है। और इसमें कई सारे और भी कमांड होते हैं, जैसे बिन डायरेक्टरी होती है हमारी, डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर होता है, बिन ETC वाला भी हमारे पास फोल्डर होता है, डायरेक्टरी। देखिए, यूनिक्स में फोल्डर को कहा जाता है डायरेक्टरी, ठीक है, इसलिए मैं फोल्डर और डायरेक्टरी कह रहा हूँ। तो इसमें कहा कि डायरेक्टली इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट, आपको LS और CD कमांड को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि चलाना है। तो आप कैसे चलाओगे? तो ये कुछ कमांड है, मैंने लिख दिए हैं, आप स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। जैसे कॉपी करना, MV मतलब मूव करना, ठीक है। TAR कमांड होता है क्रिएट करने के लिए। ऐसे RM कमांड आता है जनरली पेपर में रिमूव करने के लिए। MKDA यानी कि डायरेक्टरी बनाने के लिए। तो इस तरह के कमांड हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि भाई यूनिक्स जो विंडो है आपकी, वो कब बनी थी, किसने बनाई थी। तो ये वाला भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने खोज की थी। थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ, बताना नहीं चाहिए। ठीक है, यूनिक्स जो है, ठीक है, एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मालूम है। इसको बनाया था रिची एंड केन थॉम्पसन ने, ठीक है, इन डेनिस रिचर्ड्स ने। ये डेनिस जो थे ना, इन्होंने ही सी लैंग्वेज बनाई थी, और याद रखना, ठीक है। इन्होंने सी लैंग्वेज का यूज़ करके एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया था, ठीक है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया था इन्होंने, तो ये क्या था, कॉस्टली था, यानी कि लोगों को इसके लिए पैसे देने पड़ते थे। तो ये चीज़ जो लाइनस टोवर्ड थे, यहाँ पर लिनस टोरवर्ड्स, इनको ये चीज़ पसंद नहीं आई। इन्होंने कहा यार ये हम खरीदेंगे कैसे, अगर सब लोगों को यूज़ करना है तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसको लोग मतलब ख़रीदना भी ना पड़े और काम भी कर सकें। तो इन्होंने बनाया था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये इन दोनों में कॉमन चीज़ ये कि ये आपके दोनों ही सिस्टम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अलग है वैसे ही यूनिक्स का अलग है। लेकिन लिनक्स में आपको फ़ायदा पता है क्या है, ये फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है, और अच्छी बात ये है ये फ्री है। यानी कि अगर आप इसमें, आप कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये, कंप्यूटर में अच्छी नॉलेज है, तो आप इसमें कोड में परिवर्तन कर कर अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसलिए आज के टाइम में बहुत सारे, जैसे डेवियन हो गया, फ्लेडोरा हो गया, तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आज के टाइम में आ चुके हैं और पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मैंने लिनक्स का बता दिया, ये 1990 में आया था। ये आपका 1960 से 70 में आया था, डेनिस रिचर्ड ने और केन थॉम्सन ने बनाया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि सी लैंग्वेज के फाउंडर कौन है, किसने डिस्कवर की थी, तो ये थे डेनिस रिचर्ड्स ने, ठीक है। और लिनक्स का पूछता है तो 1990 करीब में आया था, ठीक है। लिनस टोवर्ड एक स्टूडेंट थे जब उस टाइम, उन्होंने ये बनाया था ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये ओपन सोर्स है हमारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चलिए इसको मिटा दूँ पहले वरना समझ में नहीं आएगा कुछ। इसके बाद चलिए देखते हैं, बहुत फास्ट हो रहा है,
मैं तो कहता हूँ कि लगता है 1 घंटे क्लास लगी है, कोई बात नहीं। इसमें लिखा है सेपरेटर ए का यूज़ करते हैं ईमेल के लिए। ईमेल जानते हो आप लोग, जैसे मान लीजिए मैंने अपना ईमेल लिखा, मान लीजिए लिखा, देखिए मेरा है नहीं और मैंने बस एग्जांपल के लिए यूज़ किया है, कोई इसको सीरियसली मत ले लेना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपना क्या, यूज़र नेम, ये हमारा कहलाता है यूज़र नेम यानी कि मेरा नाम। ये @ से अलग किया है मैंने, ये आपका हो गया डोमेन नेम, ये जो है आपका डोमेन नेम। तो ये पूछा इसने कि जो ईमेल होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ये वाला पार्ट्स और एक ये होता है ये वाला पार्ट्स, ये सेपरेट करता है @ बस सिंपल सा क्वेश्चन था। क्योंकि आज के टाइम में ईमेल तो सभी लोग चलाते होंगे ना। ये क्वेश्चन हिंदी में। सॉफ्टवेयर सच इंटरनेट एक्सप्लोर फायरफॉक्स, ये क्या है, सिंपल सा है। जैसे हम लोग जितने भी सॉफ्टवेयर जो जनरली सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हम नेट वगैरह अपना यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप में एक जैसे सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कहते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, फायरफॉक्स हो गया। बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा इनका नाम, तो सुन लीजिए, ओपरा मिनी, क्रोम, सुना है, गूगल क्रोम। तो ये आपके सभी क्या हैं, ब्राउज़र हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर क्या हैं, ब्राउज़र हैं। चलिए आपने ये नहीं सुना था तो फिर भी देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडो 7, विंडो XP। एंटीवायरस, देखिए वायरस को मारने वाला कहलाएगा एंटीवायरस, नेट चलाने वाला तो कहलाएगा नहीं, ठीक है। तो एंटीवायरस में आता है कैस्पर स्काई आपका, ठीक है, अवास्ट एंटीवायरस। सर्च इंजन होता है आपका, जैसे गूगल हो गया, गूगल में हम चीज़ों को ढूंढते हैं ना, गूगल सर्च इंजन हो गया, याहू सर्च इंजन हो गया, बहुत कम लोग यूज़ करते होंगे। बिंग सर्च इंजन हो गया। आप कभी भी देखना, आप इंटरनेट एक्सप्लोर जैसे ही ऑन करोगे ना तो ऑटोमेटिक बिंग सर्च इंजन का पेज खुल कर आ जाता है। तो इस तरह से ये कुछ सर्च इंजन हो गए। एंटीवायरस मैंने बता दिया, कैस्पर स्काई हो गया, अवास्ट हो गया एंटीवायरस। इसका ब्राउज़र क्या होते हैं, जिसमें हम जिन सॉफ्टवेयर से हम लोग इंटरनेट वगैरह को यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोर, फायरफॉक्स, ओपरा मिनी, क्रोम, यूसी ब्राउज़र। तो ये सारे क्वेश्चन में तो ये है, ठीक है। ब्राउज़र क्या है, सॉफ्टवेयर जिनसे हम लोग इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कलर, अब सिंपल सी बात है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो एलिमेंट्स यानी कि टेक्स्ट वगैरह है उसमें कलर करने के लिए हम लोग, जैसे हम चाहते हैं कि हम जनरली ये कलर्स यूज़ करने वाले, तो उसको हम कहते हैं थीम्स कलर। ओके, थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ बट सॉरी, मैं सोचता हूँ कि आज वीडियो कंप्लीट कर दूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो होने वाली है। विच फंक्शन की इज़ यूज टू रिपीट द लास्ट फंक्शन, यानी कि सिंपल सी बात है, आपने कुछ किसी चीज़ को आपने कोई पेस्ट किया, या मान लीजिए आपने कोई चीज़ पेस्ट की। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे आपने इसको मान लीजिए, ठीक है ये है, चलिए ये ए है, ये बी है, मान लीजिए ये आपका पेज है, आपने इसको किया कॉपी और फिर यहाँ किया पेस्ट, ठीक है। और आप चाहते हो Ctrl+V करके पेस्ट किया आपने, ठीक है, Ctrl+V शॉर्टकट किया मैंने इसलिए लिख दिया इसमें। अब आप चाहते हो कि यही ए बार बार पेस्ट हो, तो आप दबाओगे F4 की। F4 की से क्या था, यही जो लास्ट सेक्शन जो आपने लिया था वो बार बार पेस्ट होता रहेगा, मतलब यानी कि वो चीज़ आती रहेगी, वो आपका एक्शन कंटिन्यू रहेगा। और इससे पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, अगर वो एक्शन कंप्लीट नहीं करना है तो CTRL Ctrl+Z, ठीक है, ये कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं भाई, रुको, वेरी वेरी फास्ट। आप लोग ना वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं, ओके, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो काफ़ी टाइम लगने वाला है, मुझे मालूम है, मुझे आपसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है और फास्ट थोड़ा सा बताना पड़ेगा। लार्ज फॉन्ट साइज़, जो फॉन्ट की साइज़ होती है ना, MS वर्ड जब भी आपने देखा होगा खोल के, तो उसमें फॉन्ट साइज़ होती है, तो मिनिमम फॉन्ट साइज़ होगी 8 पॉइंट और मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ होगी 72 पॉइंट्स, यानी कि आपको छोटे से बड़े में जाना पड़ता है। तो उसने वही पूछा है, तो मैक्सिमम साइज़ पूछ लिया, क्या पता कल आपसे स्मॉल साइज़ पूछ ले, तो फॉन्ट साइज़ की रेंज आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इसमें कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि स्टैंडर्ड फॉन्ट जो होता है वो 12 होता है और बाई डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलता है वो 11 होता है, ठीक है। अगर 11 नहीं होता तो फिर आपको 12 ही लगाना है। इसके बाद ठीक है, अगर हमें क्या है कि एक पैराग्राफ ऊपर मूव कराना है तो उसके लिए हमें सीधे सीधे Ctrl+अप एरो की जो होगी कीबोर्ड में उसका यूज़ करना पड़ता है। अब ये है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको बताना पड़ेगा वरना इसमें तो आपको सच में कन्फ्यूज़न हो जाएगा बहुत ज़्यादा। पावर पॉइंट में क्या होता है कि स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मॉडिफाई यानी कि बदलाव या चेंज करने के लिए, दिखाने के लिए स्लाइड में टाइमिंग इफेक्ट्स वगैरह भी इसमें हम डाल सकते हैं। तो मान के लीजिए आपने पावर पॉइंट में एक स्लाइड बनाई, यानी कि प्रेजेंटेशन ये बनाई, एक स्लाइड ये बनाई, एक स्लाइड ये बनाई, तो क्या होगा कि ये स्लाइड आपके मालूम होगा कि धीमी धीमी चलती हैं, जैसे इसने 1 सेकंड तक ये चली, फिर दूसरे सेकंड में ये वाली आई, फिर तीसरे सेकंड में ये वाली आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लाइड है ये जाएगी कैसी, यानी कि मतलब आपने देखा होगा धमाका टाइप का होगा तो ये बिल्कुल चली जाएंगी, या फिर ये ऊपर के साइड स्लिप हो जाएंगी या स्लिप नीचे साइड हो जाएंगी। तो इसमें अलग अलग जो इफेक्ट आएंगे, यानी कि इस बीच में जो टाइम लगेगा इसको जाने में और इसको आने में, वो कहलाता है आपका ट्रांजिशन सेटिंग।
से हम लोग इफेक्ट वगैरह इसमें डाल देते हैं, ठीक है। एनिमेशन ये होता है क्या कि आपके स्लाइड के अंदर आपने कोई व्यक्ति को लिया है, आपका स्लाइड के अंदर एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है, कोई कार यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इनमें एनिमेशन का यूज़ होता है। डिफरेंस समझना, जब स्लाइड से स्लाइड में परिवर्तन होगा तो ट्रांजिशन सेटिंग में जाएंगे हम लोग, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड के अंदर होगा और उनमें चेंजेस होगा तो एनिमेशंस पे जाएंगे। ये डिफरेंस समझ लेना, वरना पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर गलत करते हैं लोग बाग, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलत करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ये हिंदी में क्वेश्चन, ठीक है। और चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ है। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि इसमें जो मेनली जो वर्ड आपको दिखने वाला है लेजेंड्स। ये जो लेजेंड्स है ये पता क्या कहलाते हैं, जैसे कोई ग्राफ बनाया जाता है, मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक है, आपको डिटेल में नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे ये ग्राफ है, ये आपको लाइनें वगैरह थोड़ा थोड़ा तो दिख रही होंगी। अब ये यहाँ पे लिखा है जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि ये महीने लिखे हैं, यानी कि मंथ लिखे हुए हैं। अब इसके नीचे लिखा हुआ है कि ये क्या है कि अलग अलग डेटा है। किसका डेटा है? ये अलग अलग देश का डेटा है कि जून में इनका इतना ग्रोथ हुआ, इनका इतनी बढ़ोतरी हुई, इनकी इतनी बढ़ोतरी हुई। तो ये यहाँ पे जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे क्यूबा लिखा है, इंडिया लिखा है, ठीक है, ये जो देख रहे हो यहाँ पर ये छोटे छोटे ये, तो ये आपके कहलाते हैं। इस तरह की जो चीज़ हम यूज़ करते हैं इसको कहते हैं हम लोग लेजेंड, ठीक है। जिस जिस चीज़ के बारे में डेटा है उसको कहते हैं लेजेंड्स। हम लोग एक्सेल में लेजेंड्स का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ है कि पहले हमें चार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट डेटा सोर्स, यानी डेटा सोर्स कहाँ से लिया गया है, उसका लेजेंड एंट्री पे जाएंगे, तब हम इनको जो एंट्री है यहाँ पे अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर पाएंगे चेंजेस, ओके। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें क्या इनकरेक्ट बताना था कि जैसे अगर आपके पास अगर आप लोग क्या करते हो, देखो इसमें लिखा ना स्टॉक चार्ट बनाते हैं, स्टॉक वगैरह जो होता है ना, स्टॉक चार्ट के मामले में कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत बताना था कौन सा कथन गलत है, ठीक है। देखिए जब भी हम स्टॉक चार्ट बनाते हैं एक्सेल में तो उसमें कई सारी चीज़ें दी जाती हैं जिसमें हमें लिखना पड़ता है। जैसे हमें वॉल्यूम यानी कि कितना, ओपन कब हुआ था, हाई कितना गया था, लो कितना गया था, क्लोज कितने में होने वाला है। तो जब हम लोग शेयर मार्केट वगैरह का जो चार्ट बनाते हैं स्टॉक वाला, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती हैं। तो इसमें ये बताया, तो क्या होता है कि इसमें क्या नहीं होता, इसमें ये बताना, ठीक है। इसमें देखो आपको ये दो ऑप्शंस, तो अगर आपको ये मालूम होगा कि ये ऑप्शन इसमें यूज़ किए जाते हैं, वॉल्यूम, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, तो आप ये तो लगा दोगे। देखो वॉल्यूम, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, इसमें लिखा है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, तो यानी कि ये तो यूज़ होते हैं, ये तो यूज़ होते हैं। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें बताया है कि फ्लैक्चुएशन होगा स्टॉक प्राइस, यानी किसी के प्राइस कम होंगे, किसी के प्राइस ज़्यादा होंगे। तो हाँ ये तो बात है, इसमें क्या होता है, ये बात होती है कि हाँ किसके प्राइस ज़्यादा है, किसके प्राइस कम है, लेकिन ये हमें प्राइस को कंपेयर करके नहीं बताता। ये आप लोग ग्राफ में देख कर आप खुद कंपेयर करते हो कि हाँ ये बढ़ गया, ये कम हो गया, समझ रहे हो बात को। लेकिन ये हमें अगर हम कहें कि ये हमें इसको कंपेयर करके बताए, इसको कंपेयर करके बताए कितना चेंज हो रहा, कितना नहीं हो रहा, तो ये नहीं बताता। तो इसमें बस हल्का सा डिफरेंस है जो आपको समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी बड़ी वीडियो होने वाली है। जीमेल में क्या होता है, सेपरेट योर ईमेल्स बाय कैटेगरी, कैटेगरी के द्वारा आपकी ईमेल्स को अलग अलग किया जाता है। अब आप लोग सोचोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ईमेल तो सारे इकट्ठे रहते हैं। हाँ तो कैटेगरी का जो कैटेगरी में हमने आप देखा होगा, कहते हैं इनबॉक्स, इनबॉक्स का नाम सुना है, सेंड, ड्राफ्ट, ठीक है। इस तरह के आपने देखा होगा ईमेल में साइड में जो कई सारे ऑप्शन लिखे रहते हैं ये वाले, तो ये अलग अलग टैब्स में, जैसे इनबॉक्स में कितने टोटल इनबॉक्स में आ जाते हैं, और जैसे लिखा है ऑल इनबॉक्स तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। आप कोई पर्सनली आप बना लेते हो टैब वगैरह, तो उसमें आपके पर्सनल मैसेज बस जाएंगे, सेव होते जाते हैं। जैसे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आप उसमें सेव कर लेते हो, तो उसी को कहा गया है कि जो हम लोग ईमेल्स में या जीमेल वगैरह में जो कैटेगरीज टैब यूज़ करते हैं उनके बारे में पूछा गया था, किस तरह से हम लोग सेपरेट करते हैं। तो टैब की यूज़ से हम लोग सेपरेट कर पाते हैं उसको। भाई जल्दी हो जाओ। नेक्स्ट, भीम ऐप, भीम ऐप का फुल फॉर्म सबको मालूम होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी, याद करना ही पड़ेगा आपको। ये लिखा है कि जो फार्मूला बार होता है, फार्मूला बार जो होता है एक्सेल में, उसको बड़ा छोटा करने के लिए किसकी का यूज़ करते हैं। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कोई यूज़ भी नहीं करता, मतलब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं हम लोग लोकल में। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस चीज़ के बारे में बात की उसने। तो आई थिंक देखिए इसमें लिखा है कंट्रोल शिफ्ट यू, और ये है आपका फॉर्मूला बार, ठीक है। इसमें अगर आप कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करोगे तो ये इस तरह से बड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये था कंट्रोल शिफ्ट यू का यूज़।
मैंने आपको खोल के रख लिया था, कम से कम आपको बता सकूँ कि इस तरह से भी की पूछी जाती है। मतलब की तो बहुत सारी होती है और जनरली बहुत सारी की अलग अलग होती है, वर्ड में अलग होगी, एक्सेल में अलग होगी, ठीक है। फिर भी ये इस तरह की पूछते हैं जो बहुत थोड़ा सा हमें जब अच्छी नॉलेज होगी ना तब हम इन चीज़ को एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। कंट्रोल W से फाइल क्लोज करते हैं। इनके लिए पूरा आपको पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, तब जाके आपसे ये बनेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि इसमें लिखा है कैपिटल ईच वर्ड। देखिए हमारा आपको मालूम होगा शायद MS वर्ड, चलिए मैं दिखा देता हूँ उसका मतलब क्या है। जब कभी भी आप MS वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है, आप जब MS वर्ड यूज़ करते हो तो मैं आपको बताता हूँ। MS वर्ड मान लीजिए कि मैं MS वर्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो कुछ भी लिखा है उसको मैं किस तरह से परिवर्तन कर सकता हूँ। सेंटेंस केस का मतलब होता है, देखिए आप इसी में देख लीजिए, इसमें S लिखा हुआ है, कैपिटल S है, बाकी सब स्मॉल है। लोअर केस में सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, अपर केस में सारे कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। और कैपिटलाइज ईच वर्ड, देखिए कैपिटलाइज का C कैपिटल है, ईच का E कैपिटल है और वर्ड का W कैपिटल है। टगल केस यानी कि पहला जो वर्ड होगा, पहला जो लेटर होगा वो छोटा होगा, बाकी सारे जो लेटर होंगे बड़े होंगे। तो इस तरह से होते हैं अलग अलग केसेस। अब जैसे मान के चलिए मैंने ये लिखा, कुछ भी लिखा, ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया है कि कैपिटल ईच वर्ड, जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देखिए कि पहला जो कैपिटल हो गया है, बाकी सारे स्मॉल हो गए हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो बस यही पूछा है कि भाई कैपिटल इससे क्या होने वाला है, तो फर्स्ट लेटर क्या होगा, ईच वर्ड का, हर एक वर्ड का क्या हो जाने वाला है, कैपिटल हो जाने वाला है, ठीक है। और जो बाकी के लीव यानी कि अदर जो होंगे वो छोटे हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड्स, समझ में आया नहीं आया? चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे और लिख के बता देता हूँ, वैसे आ तो गया होगा। यानी क्या, जैसे मान के चले आपका एक वर्ड लिखा है WORD, कैपिटल ईच वर्ड यानी कि WORD वर्ड गो लिखा है। अगर आप इन दोनों में इसका यूज़ करोगे तो ये W कैपिटल में आ जाएगा, वर्ड स्मॉल आ जाएगा। वैसे G कैपिटल आ जाएगा, गो O स्मॉल आ जाएगा। ये है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। फाइनली ज़्यादा कुछ नहीं है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 क्वेश्चन हो चुके हैं, सो घबराइए मत, बस ख़त्म होने वाला वीडियो। MS वर्ड 2016 में 1 इंच एम्प्टी स्पेस ऑन द टॉप और बॉटम, राइट और लेफ्ट। सिंपल से बताया कि ये कुछ प्री डिफाइन यानी कि पहले से बनी हुई कुछ आपके लेआउट होते हैं, उसमें हमें 1 इंच का सभी जगह, टॉप में, बॉटम में, राइट में, लेफ्ट में, यानी कि कोई पेज होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पेज है, ठीक है। पेज में ऊपर 1 इंच, इस साइड 1 इंच, इस साइड 1 इंच, इस साइड 1 इंच जगह छोड़नी है। आपका जो मेटा प्रिंट होगा वो इसके बीच में होगा। तो ये किस स्टाइल में आता है, तो आपको ये स्टाइल से याद होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल में क्या होता है, टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में, राइट में, सब में 1 इंच का अंतर होता है। वैसे ही नैरो का अगर जब यूज़ करते हैं, देखिए नॉर्मल का तो हो गया आंसर, वैसे नैरो होता है, मिरर होता है, वाइड होता है। नैरो में 0.55 का होता है चारों में, ठीक है। मॉडरेट में अलग अलग होता है थोड़ा सा, टॉप में और बॉटम में 1 होता है, बाकी 0.75 और 0.75 लेफ्ट और राइट में होता है, इस साइड। वाइड में क्या होता है, टॉप में और बॉटम में 1 होता है, वाइड में और लेफ्ट और राइट में 2 होते हैं, ये वाइड कहलाता है, ठीक है। और मिरर में आपका टॉप में बॉटम में 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 1 होगा। और आपका जो इनसाइड और आउटसाइड यानी कि यहाँ पे इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया, ठीक है। इनसाइड और आउटसाइड बोला कि 1.25 होगा, इनसाइड में होगा 1.25 यानी कि यहाँ की बात कर रहा है वो, और जो आउटसाइड हो गया यानी कि बाहर साइड वो होगा आपका 1, ठीक है। इस तरह होता है मिरर। तो ये सारे आपको याद ही करने होंगे। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि भाई पढ़ लेना, पेपर है, एक बार जाओ और पेपर निकाल के आओ। मैं तो यही चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और आप लोगों के लिए भी, आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी है कि इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको सच में जो डेटा इसमें प्रोवाइड किया गया है वो पसंद आता है, ठीक है। अब स्पेलिंग चेक, देखो जनरली क्या होता है, स्पेलिंग चेक हम लोग क्या करते हैं F7 से। ये क्वेश्चन में पेपर में इतनी बार पूछा है, अगर जिसने पेपर दिया भी होगा ना तो उनको मालूम होगा कि भाई F7 रट लो, पेपर में आते ही है। F1 हेल्प के लिए रट लो। अब F2 का क्या है, जैसे एक्सेल में यूज़ करो तो सेल को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। F1 हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। और F7 तो ये पूछता ही है, क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं ना तो क्या होता है कि आपने देखा होगा एक लाल लाल लाइन आ जाती है नीचे, तो बताता है भाई ये आपने गलत लिख दिया, या आपने कुछ गलत लिख दिया, ग्रामेटिकल मिस्टेक या कुछ एरर वगैरह है इसमें। तो ये बताने के लिए F7 वगैरह होता है, ठीक है, स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो ये जनरली लोगों को यूज़ भी करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो डेटा है वो करेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्या मालूम पता, क्योंकि कंप्यूटर तो होशियार होता है, बता देता भाई यहाँ पर तो उन्होंने गलत टाइप किया है। फिर चलिए इसके बाद मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये थोड़ा सा इसमें है जो विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन वैसे तो मैं बता दूं कि MS एक्सेल वगैरह में, ठीक है, आप लोग चाहो तो एक्सेल हो गया, वर्ड वगैरह में तो विजुअल बेसिक का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। 7 का ये मैंने स्क्रीनशॉट रखा है इसमें। तो
तो इसमें विजुअल बेसिक का ऑप्शन होता है। विजुअल बेसिक क्या होता है, एक कोडिंग टाइप की होती है जिसके द्वारा आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो। क्या बना सकते हो, एक सॉफ्टवेयर, जैसे आप लोग कंप्यूटर वगैरह में जैसे टैली वगैरह चलाते हो, एक सॉफ्टवेयर है ना, उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो विजुअल बेसिक लैंग्वेज का यूज़ करके। तो बस इसमें यही बताया गया था कि कहाँ पर आपको मॉड्यूल में लेंगे, कहाँ पे आपको ये मिलेगा, तो ये ऑप्शन आपको याद करना पड़ेगा और इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाएगी। ठीक है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन होता है, राइट क्लिक करना पड़ता है विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट पे, विजुअल बेसिक स्क्रीन में जब आ जाती है। ये मैंने सिर्फ आपको बताया था कि वर्ड में होता है, ठीक है, बाकी आपको जब इसके अंदर जाओगे ना तब के बारे में ये बता रहा है कि क्या करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी ख़त्म हो भाई। ठीक है, इसमें देखो सिंपल सा है और आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिखा है कि वैलिड नॉट अ वैलिड फंक्शन, इनमें से कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है भाई, हमें तो मालूम है, जिसने एक्सेल यूज़ नहीं किया होगा वो कहेगा सर हमें तो सब वैलिड लग रहा है। सब लोग सोचेंगे सम में जोड़ना, सब्ट्रैक्ट में घटाना, नहीं, बट ऐसा नहीं है। सब्ट्रैक्ट नाम का कोई फंक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। सम का होता है जिसमें जोड़ते हैं हम लोग, जैसे सम लिखा, यहाँ लिख दिया आपने, मान लीजिए आपने सम लिखा, यहाँ लिखा A1, सेल होती ना एक्सेल में, A1 से मैंने लिख लिया A3 तक, तो इसमें जितनी भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 6, तो इन तीनों का सम 5, 4, 9 और 9, 6, 15, आंसर आपके पास 15 आ जाएगा, जहाँ पे भी आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। और फॉर्मूला लगाने के पहले इक्वल साइन का ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यहाँ लगाया है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं। अब सब्ट्रैक्ट नाम का कोई होता ही नहीं है, ABS होता है, यानी एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन कैसा, जैसे आपने लिखा है -5, ठीक है, तो ये आपको रिटर्न कर देगा 5 अगर आपने इसमें ABS फंक्शन लगाया है, ठीक है। आपने लिखा है, जैसे मान लीजिए अगर 7 लिखा है तो 7 ही रिटर्न करेगा, यानी कि एक प्रकार से आप समझ लो पॉजिटिव चीज़ आपको रिटर्न करने वाला है, यानी कि प्लस वाली संख्या रिटर्न करने वाला है। सीलिंग फंक्शन का क्या यूज़ है, देखो ये भी पेपर में क्या, ये इंटरव्यू में पूछते हैं सीलिंग फंक्शन का आप क्या यूज़ करते हैं। तो सीलिंग फंक्शन आपका जो राउंड ऑफ वैल्यू होती है वो देता है। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 210.67 लिखा है, तो ये आंसर रिटर्न कर देगा 211, समझ के। ये राउंड ऑफ फंक्शन जैसा है, जब हम लोग मैथ में लगते हैं ना, राउंड ऑफ लिख दो, अप्रॉक्स लिख दो, ठीक, इस प्रकार का फंक्शन है, ये याद कर लेना। ये सीलिंग फंक्शन का इंटरव्यू मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मेरा दोस्त इंटरव्यू देने गया था, उससे पूछा गया था, क्या था पता नहीं यार, वो एक्सेल में सीलिंग फंक्शन पूछ लिया, मैंने कहा अच्छा। तो ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइवोट टेबल जो होती है क्रिएटेड ऑटोमेटिकली फॉर्मेटेड विद द लेआउट। देखो पाइवोट टेबल है, 2013 में बोल रहा है कि पाइवोट टेबल एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। पाइवोट टेबल से डेटा को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, यानी कि कठिन चीज़ को आसानी से बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए पाइवोट टेबल का यूज़ करते हैं। डेटा को आसानी से कैलकुलेट वगैरह करने के लिए पाइवोट टेबल का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, सिर्फ यही है, इसका ऑप्शन आपको याद करना है, कॉम्पैक्ट फॉर्म, यानी कि छोटे से सरल तरीके से कह सकते हो कि मतलब एक कॉम्पैक्ट फॉर्म मतलब एक बड़े डेटा को एक छोटे से, कॉम्पैक्ट मीन्स होता है छोटा, छोटे रूप में समराइज़ करना है, इस छोटे रूप में बताना। जैसे आप लोग पढ़ते हो, पैराग्राफ पढ़ते हो, बहुत बड़ा पैराग्राफ है या कोई लेसन है, उसको अगर हम कहें कि यार आप इसका कंक्लूजन लिख दो या इसकी समरी लिख दो, तो आप समरी में आप 2-3 लाइन या 6-7 लाइन में उसको लिख दोगे। मतलब अब 10 पेज का या जैसे 4 पेज का एक लेसन था, पार्ट था, उसको आपने 2-3 पैराग्राफ या एक पैराग्राफ में लिख दिया, तो वही है एक प्रकार से पाइवोट, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है एक प्रकार का। और वर्ड, अब देखिए 2007 में, वर्ड 2007 में वो कह रहा है कि आपको वैल्यूम एक पेज ओरिएंटेशन प्रिंटिंग लिस्ट होती है। मतलब वैल्यूम के अंदर क्या होता है कि आपके पेज अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए एक है पेज आपका, मैं आपको याद करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे एक पेज ये हो गया, आपने ऐसा लिखा, एक पेज आपने ऐसा यूज़ किया, ठीक है। तो इन पेज को एज इट इज़ प्रिंट कराने के लिए हमें पेज सेटअप की सेटिंग में प्रिजर्व नाम का जो ऑप्शन होगा उसको सेट करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, जिससे जो पेज जैसा होगा वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। जिसका लेआउट वर्टिकल होगा तो वर्टिकल हो जाएगा, या लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब। इसके बाद भाई लास्ट क्वेश्चन और हो जाओ, इसके बाद मुझे रिलैक्स चाहिए थोड़ा सा, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कीजिए। इसके बाद शॉर्टकट बताना है अलाइनमेंट का, मैंने बताया था शायद पिछली वीडियो में, तो इसमें मैं बता देता हूँ। एक पेज है, राइट अलाइनमेंट पूछा है, यानी कि आपको लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट साइड से करना है, लेफ्ट साइड से करना है, इस तरह से उसने पूछा है। तो राइट अलाइन जब भी दिखा है तो कंट्रोल R देखना, और अगर लेफ्ट अलाइन पूछा है तो L से L देख लेना। अब आता है E और J होता है यानी कि बीच से बिल्कुल एक जैसा है, इस तरह से, मतलब आपका जैसे मैटर इस तरह से है तो आप जस्टिफाई कर दोगे ना, तो मैटर बिल्कुल इस तरह से आएगा, एक जैसे आएंगे टोटल, समझ रहे हो। और E4 होता है सेंटर के लिए, यानी कि आपका मैटर इस तरह से आएगा, मतलब सेंटर साइड से आएगा, लिखना स्टार्ट सेंटर साइड से होगा। जस्टिफाई में ऐसे होता है पूरा एक शेप में, जनरली हम लोग जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। तो जो भी आपको वर्ड दिख जाए लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन, उसके अकॉर्डिंग आप ये टिक कर सकते हो।
चलिए नेक्स्ट। आज तो लग रहा है भाई रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए बस, काफ़ी बड़ा पेपर आता है। अब ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा कि देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन की इज़ यूज टू ओपन द सिस्टम प्रॉपर्टी। सिस्टम प्रॉपर्टी को खोलने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो विंडो की के साथ आपको जो आपकी पोर्शन ब्रेक की होती है उसका यूज़ करना पड़ता है। ये आपके कीबोर्ड में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सीधी बात है, क्या उसने कहा कि भाई पैराग्राफ में जो फॉर्मेटिंग होती है, यानी कि आपने अच्छा बढ़िया मस्त बनाया है, ये कलर वो कलर, ऐसे फॉन्ट वैसे फॉन्ट, तो आप सब कुछ हटाने के लिए सिंपल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यू करना, सारी फॉर्मेटिंग चली जाएगी, ठीक है। ये लिखा ना, रिमूव, हटाने के लिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट। सिंपल सी बात है, ये हिंदी में क्वेश्चन है। और फाइनली पेपर ख़त्म। अब ये आपका इंग्लिश पैसेज वगैरह है, तो मेरा काम यहीं तक था। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आगे भी बना दूंगा, लेकिन अब मैं नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इन पेपर्स में जो भी आपको डाउट्स हों तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।